हेलो फ्रेंड्स। कई सारे आईपीओज एक साथ आ चुके हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आईपीओ के बारे में बात आती है तो हमें ये लगता है कि अगर हम सबसे पहले अप्लाई कर देंगे तो हमें ज़्यादा मिलने के चांस होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे फर्स्ट डे अप्लाई करो, सेकेंड डे अप्लाई करो या लास्ट मिनट में अप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो। तो ये प्रोसेस पूरा कैसे काम करता है, जितने भी आईपीओ के एप्लीकेशंस आते हैं वो सब कलेक्ट होते हैं। अक्सर 3 दिन का टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 22, 23 और 24 नवंबर के जो टाइम पीरियड वाले आईपीओज होंगे, तो ये 3 दिन सारे आईपीओ के एप्लीकेशंस का कलेक्शन होगा। सारे एप्लीकेशन का कलेक्शन होगा, चाहे किसी ने फर्स्ट सेकेंड में अप्लाई किया हो, चाहे किसी ने लास्ट सेकेंड में अप्लाई किया हो, सबका कलेक्शन होगा। कलेक्शन होने के बाद रैंडम यानी कि लॉटरी के तरीके से इसका अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी कोई भी ऐसा तरीका आप नहीं लगा सकते जिससे आपके मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। हाँ, आप ये काम कर सकते हो कि आप अलग अलग पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हो एक ही आईपीओ। अगर आपको कोई आईपीओ पसंद है, आपको समझ में आ चुका है कि हाँ ये आईपीओ में अच्छा पैसा बन सकता है, तो आप अलग अलग पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। एक पैन कार्ड से मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं चलेगा। या अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ चाहिए और आप अपने ही पैन कार्ड पे, आपने अपस्टॉक्स पे एक अकाउंट बना रखा है, आपने एक जीरोधा पे अकाउंट बना रखा है, आपने एक एंजल वन पे, और आप सोच रहे हो सब जगह से अप्लाई करूंगा, वो काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा कि अगर अलग अलग पैन कार्ड हैं तो आप अप्लीकेशंस कर सकते हो। जैसे आपका एक अकाउंट है, आपकी वाइफ के नाम से अकाउंट है, आपके मदर के नाम से अकाउंट है, फादर के नाम से अकाउंट है, इन सब से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि क्या बैंक अकाउंट सेम रख सकते हैं? बिल्कुल, आप बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से आई थिंक 5 एप्लीकेशन तक अलाउड है। जैसे मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं सेम बैंक अकाउंट पे अपना वाला आईपीओ का एप्लीकेशन डाल देता हूँ, सेम यूपीआई आईडी डाल के, फिर अपनी वाइफ के या फिर ब्रदर का, जो भी रहेगा। इस तरीके से आप 5 एट अ टाइम 5 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर सकते हो। ये था कुछ बेसिक्स अबाउट द आईपीओ, जो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था। अब हम इन चारों कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा और पॉइंट बता दूं, आईपीओ इज़ नॉट अ वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी। पहले आप ये समझ लो, आईपीओ में जब भी कोई अच्छी कंपनी आती है तो ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। ओवर सब्सक्राइब मतलब अगर एक शेयर है तो एक शेयर के पीछे 50 लोग, 60 लोग, 40 लोग आ जाते हैं कि भाई मुझे भी चाहिए। तो जब वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी तो जिसने जिसने 1 लॉट अप्लाई किया, इसमें लॉट वाइज होता है, एक लॉट 15,000 का होता है, तो आपको 1 लॉट ही लगेगा। वहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो 1 लॉट वालों को ज़्यादा दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 लाख का पूरा लॉट अप्लाई किया तो आपको 2 लाख का वो उठा करके दे देंगे। भाई 40 लोग लाइन में हैं, एटलीस्ट सबको एक एक तो मिल जाए। ये थॉट प्रोसेस होता है। तो 15,000 का मैक्स टू मैक्स आपका 30,000 रुपया हो जाएगा, मान लो डबल पे भी खुला, तो भी ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको अच्छा से रिसर्च करने आता है, आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है, अच्छा इसकी डिमांड है, तो मुझे चीज़ 40, 50, 60% तक का प्रोबेबिलिटी है कि ऑन द स्पॉट लिस्टिंग पे बन जाए। तो बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को वो कंपनी सच में पसंद होती है तो उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही कर लेते हैं, कि इसको लंबा रख लेते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग 4 आईपीओस के बारे में बात करेंगे, क्विकली बात करेंगे, और इसको आप एज अ इन्फॉर्मेशन के तौर पे लीजिएगा, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट फेमस और सब लोगों की नज़र में है, विच इज़ टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये कंपनी किस सेक्टर में है, क्या करती है, वो सब तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये टाटा ग्रुप से कोई 19 साल बाद लगभग कोई आईपीओ आ रहा है। और टाटा ग्रुप इतना ट्रस्टेड ग्रुप है, हर इन्वेस्टर इसमें अप्लाई करना चाहेगा, इस कंपनी को होल्ड करना चाहेगा अपने पास। दूसरा है, ये कंपनी आ भी अच्छे वैल्यूएशन पे रही, और इसका सेक्टर आप जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। टाटा टेक्नोलॉजी का जैसे ये वेबसाइट है, ये देखिए, डिलीवरिंग द बेटर प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंसेस। अब किस में है ये? सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, यानी व्हीकल में जो आजकल सॉफ्टवेयर लगने लगे। आज से 10 साल 12 साल पहले फुल मैकेनिकल गाड़ी हुआ करते थे। अब तो आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर, इवन डिजिटली कितने सारे स्क्रीन पे हमें दिखते रहता है, चाहे वो पीछे हमें कैमरा दिखते रहता है कि हम पार्किंग क्या कर रहे हैं, है ना। आप अपने सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से गाड़ी को बंद या चालू कर सकते हो, फ्यूल चेक कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका चार्ज आप समझ सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो सब इस कंपनी में
वर्क होता है। दूसरा, एंड टू एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अब जैसे बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनियां आती रहती हैं, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां आ रही हैं, सब लोग स्क्रैच से नहीं काम करते। सब लोग ये देखते हैं कि यार कुछ सेगमेंट जो है मुझे उसमें हेल्प मिल जाए, जो मेरा मेन कोर वर्क है उस पर मैं काम करूं और बाकी जगह पे मुझे हेल्प मिल जाए, तो ये कंपनी उनको हेल्प करती है। इसके अलावा एंड टू एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग सॉल्यूशन, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, आप ये सब उठा करके पढ़ सकते हो। बेसिकली आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ करना है, आगे जाना है या रिसर्च भी करनी है, ये कंपनी पूरी तरीके से तैयार है। अब क्या इस कंपनी को बिजनेसेस मिल सकते हैं? बिल्कुल। टाटा मोटर खुद इसको बहुत सारा बिजनेस देगा, टाटा इलेक्ट्रिक खुद इसको बहुत सारा बिजनेसेस देगा, सॉफ्टवेयर में टीसीएस ऑलरेडी है ही है, पूरा इकोसिस्टम है इनका। अगर इलेक्ट्रिक स्पेस में टाटा पावर है ही है उनका, बैटरी स्पेस में टाटा केमिकल है ही है, ये सब पूरा इनका ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है। इसके अलावा भी ये बाकी और भी चीज़ों को सर्विसेज देंगे। मतलब इस तरह की काम करने वाली कंपनियों की ज़रूरत और ज़्यादा पूरे कंट्री को होने वाली है या नहीं होने वाली? क्लियरली होने वाली है। जिस तरह से हम और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, 100% इस तरह की कंपनियों की और ज़्यादा ज़रूरत लगने वाली है। यही रीज़न है कि टाटा टेक्नोलॉजी की IPO का सब वेट कर रहे हैं। एक वो ग्रुप, दूसरा उस ग्रुप के काम करने का जो पूरा मतलब 150 साल का उनका इतिहास है वो, और तीसरा इसका सेक्टर। हर कोई चाहता है कि IPO मेरा लग जाए, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे आप कंपनी के बारे में पढ़ भी सकते हो। 22 नवंबर को IPO ओपन हो चुका है, 24 नवंबर यानी कल एंड हो जाएगा। हाँ, टोटल इशू साइज जो है 3000 करोड़ के आसपास है। पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो कुछ प्रमोटर्स होंगे वो अपना कुछ पार्ट एग्जिट कर रहे हैं। एसेट्स अगर आप देखोगे तो ये कंपनी 3500 करोड़ से 2022 तक आते थे इसका एसेट लगभग 4200 करोड़, और 23 तक आते आते 5200 करोड़ का एसेट है। तो एसेट कंसिस्टेंटली अच्छा हो रहा है। ये देखो, ये पूरा डेटा ईयरली डेटा है, ये तो सिर्फ इस क्वार्टर का डेटा है, तो इस पे ज़्यादा हम अभी फोकस नहीं करेंगे। रेवेन्यू अगर आप देखोगे 2400 करोड़ से 3500 करोड़ एंड देन 4500 करोड़, विद इन 2 ईयर ये ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ रहा है। 30% से ऑलमोस्ट ये कंपनी कंपाउंड कर रही है। प्रॉफिट 250 करोड़ का 450 और फिर 600 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज कर रही है। बाकी सब चीज़ें आप यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस देख ही सकते हो, इनका अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर आप इस कंपनी का वैल्यूएशन वाइज देखोगे, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है टाटा ग्रुप की, कि ये नहीं है कि पूरा का पूरा वसूल लेना है। पेटीएम के जैसा कि इतने हाई वैल्यूएशन पे आएंगे, मामा अर्थ जैसा इतने हाई वैल्यूएशन पे आएंगे कि पूछो मत। 32, इतनी पावरफुल कंपनी 32 के PE पे आ रही है। आप सोचो अगर ये सेम नंबर पे लिस्ट होती है तो इतने के आसपास रहेगी, बट ये लगभग 70% to 80% प्रीमियम पे लिस्ट होगी। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम इतने पे लिस्ट होगी। तो भी अगर ये लिस्ट होने के बाद इसका PE 50 का या 60 का भी पहुंच गया तो भी मार्केट के लिए एडजस्टेबल है कि ठीक है यार, 50-60 की PE इतनी पावरफुल कंपनी जो 30% से कंपाउंड कर रही है सेल्स और प्रॉफिट के मामले में, उसमें वो इसको इतना वैल्यूएशन दे देंगे। सो कंपनी वाइज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। मैं फॉर श्योर मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखना ये सिर्फ IPO से वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी नहीं है। ये IPO जो होते हैं ना, ये आपके लिए एक स्टडी का टूल होता है कि चलो नई कंपनी में पढ़ूं, देखूं, और उसमें मैं धीरे धीरे अपने रिसर्च के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करूं, ताकि लॉन्गर होराइजन में। आज ये कंपनी लगभग, इसका जो मार्केट कैप है जिस हिसाब से भाव से ये आ रही है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट्स इट। ये जब लिस्ट होगी तो हो सकता है 40,000 मार्केट करोड़ पे सीधा सीधा लिस्ट हो जाए, डबलिंग पे ही जाएगी। और वहां से भी अगर ये 2 लाख मार्केट करोड़ 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बनता है आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, तो भी ये कंपनी यहाँ से 5x तो आराम से हो जाए। तो इस पे नज़र रखनी है आपको। सिर्फ ये नहीं कि IPO नहीं लगा तो फिर बाद में देखेंगे। IPO नहीं लगा कोई बात नहीं, बाद में भी आप मार्केट में नज़र रखिए, अपने रिसर्च के अनुसार धीरे धीरे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो है गांधार ऑयल रिफाइनरी। अब इसकी वेबसाइट पे जा करके देखते हैं कि सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। आई थिंक 1993 के आसपास की ये कंपनी है। तो इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी ने सारे सिचुएशन, सारी चीज़ें देखी हैं और ये सस्टेन कर रही है। अब ये कंपनी करती क्या है, आप ये देखो, ये जो भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे वो लिपस्टिक टाइप का देखो प्रोडक्ट हो, मोम के प्रोडक्ट हो, साबुन के प्रोडक्ट हो, FMCG इंडस्ट्री को तो बहुत सारे इस तरह के वाइट ऑयल लगते हैं। एक तरह का वाइट ऑयल होता है जो इन चीज़ों को मर्ज करने के लिए लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे हम बाम लगाते हैं, है ना, तो कभी सोचा वो किस ऑयल से चिपका हुआ है?
तो इस तरह के वाइट ऑयल लगते हैं जो ये कंपनी सप्लाई करती है। इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स में अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी इंडस्ट्री है। तो आप यहाँ पे ये फोटोज से भी समझ पाओगे। देखो, मिनरल्स ऑयल एंड पेट्रोलियम जेली है, स्पेशलिटी ऑयल है, फिर उसके बाद मोम वगैरह वाली चीज़ों में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में इनका काम लगता है, रबर इंडस्ट्री में देखो, टायर इंडस्ट्री में लगता है ना, हर इंडस्ट्री में इनका यूज़ है। अब ये कंपनी का सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। कई बार ऑयल और रिफाइनरी तरह की कंपनियों पे हमें लगता है यार पता नहीं कितना पैसा बना करके देंगी। चूंकि अगर ये 1993 से है, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है। आईपीओ के कुछ डिटेल्स अगर हम देखें, सेम वही सारे आईपीओ देखो 22 नवंबर को चालू हो चुके हैं, 24 नवंबर को खत्म होंगे। जो हम 4 आईपीओ यहाँ पे डिस्कस करने वाले, तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 500 करोड़ का है, उसमें से फ्रेश इशू 300 करोड़ का, यानी कंपनी के पास 300 करोड़ जाएगा और 200 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स कुछ अपना पार्ट एग्जिट कर रहे हैं। इसके साथ साथ एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे इस कंपनी का, कि एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रहा है ईयर बाय ईयर, यहाँ पे ईयर बाय ईयर डेटा है। रेवेन्यू लगातार इंप्रूव हो रहा है, इस कंपनी का बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो। कंपनी का प्रॉफिट 161 से देखते देखते 213 हो गया। मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से 8% के आसपास इसके मार्जिन्स मेंटेन है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया था, बट ये एक्सेप्शनल ईयर है मान के चलो ये कोविड का। नॉर्मली इन्होंने जो बताया है वो लगभग 8.5% के आसपास मार्जिन, यानी इतने तरीके से 200-250 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी मेंटेन कर रही है। वैल्यूएशन देखोगे बहुत ही सस्ते के हिसाब से ऑलमोस्ट ये कंपनी आ रही है। हाँ, 6K पी पे आ रही है, सिर्फ 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट्स इट। 1600 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं। तो आराम से कंपनी भविष्य में अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, क्योंकि एफएमसीजी इंडस्ट्री और बाकी जो इंडस्ट्री हैं वो तो काम करने ही वाले। तो ये डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं दे रही है, कंज्यूमर्स को नहीं दे रही है अपने प्रोडक्ट, ये B2B टाइप की कंपनी है। ROE ROC बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी के, ठीक है। और डेट टू इक्विटी भी आराम से मेंटेन है, यानी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी पे। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल के लिए चल रहा है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस किया, लगभग 70-80% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। गांधार ऑयल रिफाइनरी का लगभग 43% के आसपास चल रहा है, यानी कि आपका लिस्टिंग पे 43% के आसपास बन सकता है। तीसरी जो कंपनी है वो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज IPO। अभी एक NBFC की तरह है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं या स्मॉल MSME टाइप के लोग हैं, उनको ये लोन देती है। NBFC है ये, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। अब ये जो है फेडरल बैंक की तरफ से है, बैक्ड बाय फेडरल बैंक है। सो एक बार अगर हम इसकी वेबसाइट पे भी चले, ये रहा अर्जेंट एक्सपेंसेस, तो ये गोल्ड लोन देना और ये सब चीज़ें इसमें इनका हाउ वी मेक अ डिफरेंस, लोन टू वैल्यू, कस्टमर फोकस्ड, का कितने ऐप डाउनलोड हैं, कितने ब्रांचेस हैं, थोड़ा साउथ साइड में एक्यूमुलेटेड है ये, साउथ इंडिया साइड में, ठीक है। तो ये इनका पूरा, और लगभग 10 से 12 लाख का इनका एवरेज लोन साइज़ है जो ये देते हैं। उस हिसाब से ये सबसे, इसके लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है कि फेडरल बैंक का बैकअप है, तो इनको लोन जो है थोड़ा सस्ते पे मिल जाता है, क्योंकि लोग यही सोच के लोन इनको देते हैं, क्योंकि इनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। याद रखो, NBFC क्या करती है, किसी को लोन देती है, तो उसके लोन देने के लिए पैसा चाहिए। बैंकों को पैसा कहाँ से आ रहा है, को हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, इनको किसी से लेना पड़ेगा। तो ये जिससे भी ले रहे हैं इनको थोड़ा सस्ते में पैसा मिल जाता है कंपेयर टू अदर NBFC। क्यों मिल जाता है, क्योंकि इनको फेडरल बैंक का जो बैकअप है, लोग मान के चलते हैं कि फेडरल बैंक का बैकअप है तो ये कंपनी बेसिकली लोन लौटाने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। जितने भी NBFCs हैं, अगर वो किसी बड़े ग्रुप से बैकडअप हैं तो वो एक बेनिफिट मिलता है उस NBFC को। बड़े ग्रुप से बैकडअप कहने का मतलब, जैसे M&M फाइनेंस है, अब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से बैकडअप है। मुथूट फाइनेंस है, तो वो पूरा मुथूट ग्रुप का जो पूरा बिजनेस है उससे वो बैकडअप है, तो उनको पैसा मिल जाता है, पैसे की कमी नहीं होती। तो उस हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, मेरे हिसाब से ये NBFC काफ़ी अच्छा है, इनका एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, सब कुछ काफ़ी कुछ बढ़िया टाइप का है। बट एक ही चीज़ है कि आराम से आप लिस्टिंग के बाद भी इसको ले सकते हो। अगर आप देखोगे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इतना कुछ फ़िलहाल तो नहीं चल रहा है, 3-4% के हिसाब से चल रहा है। अगर लगता है तो 3-4% आपका एक्स्ट्रा बन सकता है, बट वो तो भूल जाओ, 3-4% मतलब क्या है, कुछ नहीं है। पता नहीं उतना बनेगा भी कि नहीं बन सकता। ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई गारंटी तो होती नहीं कि ऐसा ही होगा, ये जस्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है। सो बट हाँ, अगर किसी को इस तरह के NBFC कोई देख रहा है
तो लिस्टिंग के बाद आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नाउ द लास्ट इज फ्लेयर राइटिंग IPO। अब फ्लेयर का नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा, पेन बनाने वाली कंपनी। ये देखो रणबीर सिंह इनके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये पूरा फ्लेयर के कितने सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे ही हैं, यूज़ ही किए हुए हैं। इनके पेन्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह में ये और भी अंदर आ रहे हैं। ये देखिए इनके ब्रांड्स जो भी हैं, जूक्स करके, और ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो आई थिंक कॉलेज वगैरह में ज़्यादा होंगे या पेन वगैरह ज़्यादा लिखते होंगे, वो इससे आराम से रिलेट कर पाएंगे। मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेट कम ही कर पाऊँ, क्योंकि आजकल तो लैपटॉप टाइप का हो गया, तो लैपटॉप पे ही सब टाइप करो, लैपटॉप पे ही सब लिखो। पेन वैन बहुत ही कम, वो सुबह डेली का टास्क लिखने के लिए सिर्फ काम आता है। आई डोंट नो ये कौन सी पेन है, ये कुछ अलग है, फ्लेयर तो नहीं है ये। तो बट हाँ, जो कॉलेज में होंगे, जो कंसिस्टेंटली लिखते वगैरह होंगे, स्कूल वगैरह में होंगे, वो तो आराम से इससे रिलेट कर पाएंगे। सो ये भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्गर होराइजन में अच्छा करेगी, अच्छे स्पेस में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अच्छे स्पेस में है। और इनका जो पूरा ग्रुप है, आई वोंट से ग्रुप, मतलब फैमिली में भी हाल ही में इनके जिस ग्रुप का है ये, जिस फैमिली का है ये, उनकी एक और कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी, एंड दैट कंपनी आई थिंक सेलो करके जो लिस्ट हुई थी, वो भी जो टपरवेयर टाइप का जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना, उसमें थी वो। अब ये जो है पेन वगैरह में है, तो यानी कि पूरा फैमिली इनका बिजनेस वगैरह में है, तो विच इज़ गुड थिंग। नंबर्स अगर एक बार आप देखना चाहोगे तो नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं। लगभग 590 करोड़ का इनका इशू साइज़ आ रहा है, उसमें से 290 फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के पास जाएगा, बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कुछ प्रमोटर्स जो है एग्जिट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी वगैरह अगर आप देखोगे लगातार इम्प्रूव हो रही है, रेवेन्यू लगातार इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे तो कम जो हमें दिख रहा है, ये कोविड की वजह से दिख रहा है। उस टाइम पे थोड़ा इसकी चीज़ें कम थी, अब सब स्कूल वगैरह सब खुल चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो ये लगातार अब ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट लगातार इनका बढ़ते जा रहा है। आप यहाँ पे देखो 100 करोड़ की प्रॉफिट करने वाली कंपनी है ये। बोरोइंग्स इतनी है नहीं, जो है वो भी आई थिंक थोड़ा बहुत ये कम भी कर लेंगे। वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे वैल्यू पे ये लेकर के आ रहे हैं हमें, लगभग 25 के आसपास का अगर पी है, तो विच इज़ गुड वैल्यूएशन, एक अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी है। ROE बहुत ही बढ़िया है, 30% के आसपास का ROE है, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो कितना पैसा बनने के चांस है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन, तो लगभग इसका प्रीमियम चल रहा है 23-24%, यानी अगर आप IPO में अप्लाई करते हो 23-24% के आसपास इसका आपको बन जाएगा। सो ये 4 IPO थे। अगर आप इसमें से कोई एक अप्लाई करना चाहते हो, फॉर श्योर टाटा टेक्नोलॉजी अप्लाई करो। बाय द वे, टाटा टेक्नोलॉजी में आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इट्स नॉट आइदर, इट्स बोथ कर सकते हो। लेकिन आप अगर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो, और डेट क्या थी, 13 नवंबर के पहले, अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर 13 नवंबर के पहले थे आपके अकाउंट में, तो आप एज अ टाटा मोटर के शेयर होल्डर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, बोथ एज अ इंडिविजुअल भी, एज अ टाटा मोटर शेयर होल्डर भी, दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। सो कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर लग गया तो अच्छी बात है, और लगने के बाद भी टाटा टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट मुझे लगा, तो मैं तो नहीं बेचने वाला उसको, वैसे का वैसे ही रखेंगे। बाकी सब में मे बी वी कैन बुक द प्रॉफिट, ठीक है। सो आई होप इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।